हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। दिस इज़ अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें अक्टूबर के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे कवर किया है। इसके लिए हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं, जो एक्चुअली इसमें दो ही टॉपिक हैं, क्योंकि जो सेकंड टॉपिक है नोबेल प्राइजेस, ये खुद में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। देन जो फर्स्ट टॉपिक है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। देखते हैं इन सबको। तो वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0, यानी कि जो फर्स्ट लेग ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस जो आया था, उसके अंदर दो वंदे भारत एक्सप्रेस रिलीज किए गए थे। जो फर्स्ट वाज दिल्ली टू वाराणसी एंड द सेकंड वाज दिल्ली टू काटरा। कटरा 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 कहते हैं, दिल्ली टू कटरा। कटरा यानी कि ये जम्मू में है। जो वैष्णो देवी जो लोग गए हैं या फिर जानते हैं, तो ये वैष्णो देवी के लिए ये ट्रेन जाती है। तो ये दिल्ली टू कटरा है एंड फर्स्ट वाज दिल्ली टू वाराणसी। अभी जो वंदे भारत 2.0 आया है वो गांधीनगर से मुंबई के लिए है, जिसको अभी पीएम ने गांधीनगर के सॉरी गुजरात के गांधीनगर स्टेशन से अभी उसको फ्लैग ऑफ किया है। राइट। अब हम समझते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या। एक तो ये दो चीज़ें आपके एक लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कितने वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो किन रूट्स पे चल रही हैं। सेकंड थिंग इज़ कि वो क्यों वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या, ये क्यों लाया गया है। तो इंडिया में जैसे हम जानते हैं कि हमारी ट्रेन्स की हालत जो है वो काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब थी। पर रिसेंटली पिछले कुछ 4-5 साल में ऐसा कह सकते हैं, या फिर लेस इन लास्ट डेकेड काफ़ी अच्छी हो रही है इसकी हालत, सफाई को लेकर के या फिर स्पीड को लेकर के भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, फैसिलिटीज़ को लेकर के। और जो डायनामिक प्राइसिंग के लिए बहुत इसके इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और डायनामिक प्राइसिंग की वजह से आपको तत्काल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्योंकि इसके प्राइसेस हाई होते हैं, तो बहुत बार आपको ईज़िली टिकट्स मिल भी जाती हैं। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं उनको मिल जाती है। तो ऑब्वियसली जो जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं और जिनको टिकट चाहिए, तो वो डायनामिक प्राइसिंग वाली टिकट लेंगे, अदरवाइज़ दूसरी टिकट लेते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हुई है ट्रेन्स में, राइट? अभी हम समझते हैं सबसे पहले कि वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या। तो ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन की जो शुरुआत की गई है वो वंदे भारत से की गई है, राइट। और इसके अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, लाइक एयरक्राफ्ट जैसी फैसिलिटी दी जाती है। और इसकी स्पीड अच्छी होती है, अंदर में काफ़ी अच्छा स्पेस होता है, और काफ़ी अच्छे रूट्स पे चलते हैं, यानी कि काफ़ी ये एक्सक्लूसिव रूट्स होती है, जिसमें इसको काफ़ी कम टाइम पे पहुंचाया जाता है डेस्टिनेशन तक, और ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक, राइट। मेक इन इंडिया के लिए ये सपोर्ट करेगा। मेक इन इंडिया का ये प्रोग्राम है। मेक इन इंडिया के बारे में जैसे आपने अगर मेरे पिछले सारे वीडियोस फॉलो किए होंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मेक इन इंडिया के ऊपर मैं काफ़ी एम्फसाइज करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया जो है वो इस गवर्नमेंट की, यानी अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है, यानी कि बीजेपी जिसको लीड कर रही है, तो इस गवर्नमेंट का मानना है कि मेक इन इंडिया ही है ऐसा प्रोग्राम। और भी ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं इसके साथ। जैसे मेक इन इंडिया है, वो इंडिया को एक नए लेवल पे लेके जाएगा, डेवलपमेंट के नए लेवल पे। क्योंकि जो इंडिया है, इसके पहले काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करती थी। हम छोटी से छोटी सुई जैसी चीज़ और बटन जैसी चीज़ भी तो हम चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ऐसे इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो इन सारी चीज़ों की। और जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं मेक इन इंडिया में सॉरी जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, तो मेक इन इंडिया के अंदर सरकार उन कंपनीज़ को कहती है कि आप यहाँ के प्रोडक्शन करें, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। और उसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। और उससे क्या होता है कि फिर एक नया इकोसिस्टम भी तैयार हो जाता है। जैसे कि अभी टेस्ला की बात चल रही थी, तो इलोन मस्क ने कहा कि सॉरी इलोन मस्क ने कहा कि हम टेस्ला यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको कहा कि ओके, हम यहाँ पे लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करें, है ना? क्योंकि टेस्ला मतलब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बात हो रही थी, टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, तो उनको यहाँ पे लॉन्च करने की बात चल रही थी। तो सरकार ने मना कर दिया कि हम आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देंगे, आप यहाँ आके मैन्युफैक्चर करें, फिर आपको जो भी बेनिफिट्स होगा, जो यहाँ की कंपनीज़ हैं, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, उनको जो मिलता है वो आपको भी दिया जाएगा। पर अब सपोज़ अगर टेस्ला इंडिया में आ जाए, है ना? तो इंडिया में टेस्ला बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि टेस्ला इस एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो बहुत सारा फंड लाएगी, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट देगी यहाँ के लोगों को, और उसके साथ-साथ एक इकोसिस्टम बन जाता है, जिससे और कई सारी छोटी-छोटी जो बिज़नेस है वो ऐसे फ्लरिश होने लगेंगी। तो उससे फिर जो ये स्पिन ऑफ इफ़ेक्ट है, वो ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए सरकार चाहती है कि ये ऐसी कंपनीज़ जो है वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करे, दैट इज़ मेक इन इंडिया, राइट? अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आईसीएफ फैक्ट्री चेन्नई जो है, जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो जिस के जो बोगीज हैं, उसको किसने बनाया है? आईसीएफ फैक्ट्री जो है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है वो चेन्नई में है, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। देन
कुछ प्राइवेटाइजेशन की भी बात चल रही थी ट्रेन में, ठीक है ना, कि ट्रेनें प्राइवेटाइज की जा रही है, लोग बहुत इसमें हल्ला चिल्ला भी मचा रहे थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ट्रेन एक तो प्राइवेटाइज नहीं की गई है, कुछ ऐसी ट्रेन है जैसे कि तेजस। तेजस ये ट्रेन है जो अभी कह सकते हैं कि एक प्राइवेट ट्रेन माना जा सकता है, क्योंकि इसको आईआरसीटीसी प्लस गवर्नमेंट गवर्नमेंट का शेयर इसमें ज़्यादा है, मोर देन 50%। आईआरसीटीसी के पास सिर्फ चलाने की जो है वो अथॉरिटी है, उसको रूल करने की अथॉरिटी नहीं है, यानी कि जो मैनेजिंग है या फिर जो डिसीजन मेकिंग है वो स्टिल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि तेजस इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें आईआरसीटीसी जो है वो इसको रन करेगी। ओके, तो हमने तेजस देख लिया। देन हम आते हैं वंदे भारत के कुछ फीचर्स को देखते हैं, जैसे कि ऑफर्स मेड ऑफ सुपीरियर सॉरी वंदे भारत 2.0 ऑफर्स अ myriad ऑफ सुपीरियर एयरक्राफ्ट लाइक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है ये ट्रेन, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव क्लास की जो फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड की जाती है इस ट्रेन के अंदर, राइट। उसके बाद एक चीज़ में और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है कवच। कवच एक ऐसी सिस्टम है जो इसको कहते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, कवच। अब ये कवच क्या करती है कि अगर सपोज दो ट्रेनें इधर से आ रही हैं, ठीक है ना, इनके ड्राइवर्स ने सपोज नोटिस नहीं किया या फिर किसी तरीके से ये भूल गए, सो गए, कुछ भी हो सकता है, और एक ट्रैक पे ये ट्रेन सेम ही ट्रैक पे दोनों ट्रेन आ रही है, तो ये कवच सिस्टम जो है वो दोनों ट्रेन में होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो ये क्या करेगी कि इन जो ये खुद से डिटेक्ट करके कि ट्रेन जो है वो सेम ट्रैक पे आ रही है, और फिर ट्रेन को ब्रेक लगा देगी, तो ट्रेन जो है वो रुक जाएंगे और दे विल नॉट कोलाइड। तो उससे क्या है कि ऑब्वियसली अगर ये पैसेंजर ट्रेन में लग जाती हैं तो ऐसे बहुत सारे कोलिजन्स को अवॉइड किया जा सकता है, राइट। इससे बहुत सारे लोगों की जान बचेगी। और अगर कोई ऐसे जो कार्गो ट्रेन है, तो ऑब्वियसली उससे हमारी जो कैपिटल का नुकसान है वो नहीं होगा। तो इससे ये काफी फायदे की चीज है, तो कवच आपको पता होना चाहिए। देन जो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है, तो आप सब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर आपने 3 AC में जो अगर ट्रेवल किया है, और 2 AC यानी वो AC ये किसी के भी कवर सॉरी फर्स्ट 2 AC या फर्स्ट AC किसी में आपने अगर ट्रैवल किया है, तो आपको पता होगा कि कैसे, क्योंकि वो जो बोगीज होती हैं वो बिल्कुल ही कम्पैक्ट होती हैं, और उसके अंदर 3 AC में तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, 2 AC में थोड़ी कम होती है, फर्स्ट AC में तो बिल्कुल ही कम होती है। तो 3 AC की अगर हम बात करें, तो इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो CO2 लोग रिलीज करते हैं, और ऑब्वियसली और भी चीज़ें रिलीज करते हैं लाइक मीथेन, आई वुड से, एंड CO2। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा जो अंदर का जो माहौल है एयर वो खराब हो जाता है, तो उसको ठीक करने में इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो जो फ्रेश एयर आने में की जो जो फैसिलिटी है उसके अंदर वो उतनी अच्छी नहीं है। पर वंदे भारत एक्सप्रेस में इस चीज़ को दूर किया गया है, उसके अंदर फोटो कैटालिटिक अल्ट्रावायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे अंदर की जो एयर है वो काफ़ी प्योर होगी, काफ़ी अच्छी होगी, और ऐसे गंदी एयर नहीं होगी, वो पॉल्यूटेड नहीं होगी, राइट। तो ये अच्छी चीज़ की गई है इस ट्रेन के अंदर। देन अब हम आते हैं नोबेल प्राइजेस पे। तो नोबेल प्राइजेस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है और किसने इसको स्टार्ट किया। तो उसे कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल जो इन्वेंटर थे डायनामाइट के, जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था, उनके नाम पे ये अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है, राइट। तो हर साल ये दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो मतलब ग्रेटेस्ट बेनिफिट जिन्होंने ह्यूमैनिटी को दिया है, उन लोगों पको ये दिया जाता है। पहली पहली बार ये 1901 में दिया गया था, और ये इतनी कैटेगरीज है जिसके अंदर ये नोबेल प्राइजेस जो है वो दी जाती है। पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन ऐसे बायोलॉजी कह सकते हैं आप इसको, पर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन होता है, एंड देन लिटरेचर है, देन पीस है, देन इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स के लिए कोई नोबेल प्राइज नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ऐसा हमारे दिमाग में आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स में ऐसी कोई नोबेल प्राइज टाइप की चीज नहीं है। पर नोबेल के इक्विवेलेंट मैथ्स में और मैथ्स में भी अवार्ड्स हैं, प्राइजेस हैं, जैसे कि फील्ड्स अवार्ड है, ठीक है ना। फील्ड्स अवार्ड है, और एक एबल प्राइज भी है। एबल लिखिए उसको मैं जरा ठीक से, एबल। तो ऐसा माना जाता है कि फील्ड्स, ये जो फील्ड्स मेडल है, फील्ड्स मेडल अवार्ड या मेडल कहते हैं इसको, ये जो है वो नोबेल के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैथ्स में फील्ड्स मेडल और ये एबल प्राइज जो है वो मैथ्स में दिया जाता है, मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। देन यहाँ पे 6 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें नोबेल प्राइज दी जाती हैं। अब हम सबको एक एक देखेंगे इन 6 कैटेगरीज को, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन नोबेल प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड इन स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन के अंदर ये सेरेमनी होल्ड की जाती है। ये है वहाँ होती है स्वीडन में, और वहीं पे ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर पीस प्राइज जो है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता, वो नॉर्वे में दिया जाता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वीडन में बाकी सारे नोबेल प्राइजेस दी जाती है, पर जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे में दी जाती है। ईच नोबेल लॉरिएट रिसीव्स ए गोल्ड। अब नोबेल लॉरिएट को क्या गोल्ड मेडल
डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड भी दी जाती है। तो अलग अलग प्राइज में अलग अलग मॉनेटरी अवार्ड होती है। नोबेल प्राइज कैन नॉट बी गिवन पोस्ट्यूमसली, यानी कि अगर कोई बंदा मर गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद उस इंसान को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से आई थिंक गांधी को आज तक नहीं दिया गया पीस प्राइज, क्योंकि गांधी, जैसा कि हमारी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से तो गांधी वाज द लार्जेस्ट बीकन ऑफ पीस अराउंड द वर्ल्ड, है ना। मतलब वो ऐसे एक रिलीजन ऑफ पीस है, जो इस्लाम को कहते हैं रिलीजन ऑफ पीस। तो उससे मुझे लगता है उसके बराबर जिसने पीस स्टैब्लिश किया है वर्ल्ड में, वो बस गांधी। तो पर स्टिल, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनको नहीं दिया जा गया है पीस प्राइज। देन अप टू 3 पीपल कैन शेयर नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज अवार्ड अमंगस्ट देम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमम 3 लोगों को ही एक साथ किसी एक फील्ड में एक साथ दिया जा सकता है। देन ये कुछ इंडिया के बारे में, जैसे इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ऑब्वियसली अब वो दिया गया था लिटरेचर में, यहाँ पे लिटरेचर में 1913 में, राइट। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि 1913 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और 1919 में होता है जालियांवाला, ठीक है ना। जालियांवाला बाग होता है 1919 में, और उसी समय में जालियांवाला बाग जब मैसेकर होता है, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर काफी नाराज हो जाते हैं, इनको काफी बुरा लगता है, इनको काफी आघात होता है दिल पे, इनको बहुत चोट लगती है, और ये उस समय एक मेडल जो है वो लौटा देते हैं, ठीक है ना, प्रोटेस्ट में, कि ऐसी चीज अगर इंडिया में हो रही है तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ नोबेल, नोबेल नहीं, आई मीन मेडल, अवार्ड, जो भी आप कह ले उसको। तो ये बताना है, और आई जस्ट ये मैं बता दूंगा इस चैप्टर के एंड में। पर ये ऐसी चीज है जो अभी तब तक आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये कौन सी चीज थी। फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट फीमेल जो इंडियन वुमेन है, वो मदर टेरेसा, जिनको पीस फॉर पीस दिया गया था 1979 में। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मदर टेरेसा को एज ए मिशनरी देखते हैं, ठीक है ना। मिशनरी का मतलब वो होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं लोगों को क्रिश्चियनिटी में, ठीक है ना। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियनिटी में जो लोग कन्वर्ट करते हैं उसको मिशनरी कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मदर टेरेसा एक बहुत बड़ी मिशनरी थी, और इसने बहुत सारे गलीबल लोगों को कन्वर्ट किया था। गलीबल यानी कि सीधे साधे लोगों को इन्होंने कन्वर्ट किया था। अब इससे बड़ी बात यह है कि 1972 में 76 में सॉरी, जो 42nd अमेंडमेंट होता है हमारा, उसके अंदर जोड़ा जाता है, 42nd अमेंडमेंट होता है, उसमें जोड़ा जाता है फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी होती है जिसके अंदर लिखा जाता है कि टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है ना। यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर की बात की जाती है, राइट। और इसी के यहाँ के 76 में है, और 79 यानी कि 3 साल बाद जो है नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। तो 1979 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और 1980 में इनको भारत रत्न दिया जाता है इंडिया की तरफ से। तो आप देखिए कि ये एक मतलब इतनी कंट्रोवर्शियल फिगर है, और उसके बावजूद इनको एक भारत रत्न जैसी इंडिया की जो सबसे बड़ी सिविलियन अवार्ड है वो दिया जाता है। और जो इनको जो एक सेंटहुड जो मिलती है, ठीक है ना, जिस हम सेंटहुड की बात करते हैं, तो सेंटहुड का एक ऐसा प्रोसेस है जो एक सर्टिफिकेट होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो ऐसे कुछ लोगों को दिया जाता है, और वो चर्च एक ये स्टैब्लिश कर देता है कि नाउ दिस पर्सन इज अ सेंट। चर्च ये बताएगा कि कौन सा इंसान सेंट है, और वो उसके लिए एक सर्टिफिकेट देते हैं। और तब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर साइंटिफिक टेम्पर की। तो एक ये यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे सेंटहुड दिया जाता है, और उन लोगों को फिर भारत रत्न भी दिया जाता है। और उसी समय हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब इंडिया लेवल पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया के मतलब कंट्री लेवल पे हम लोगों को बता रहे हैं कि हम ऐसे साइंटिफिक टेम्पर भी हम प्रमोट करना चाहते हैं, पर हम ऐसे लोगों को भारत रत्न भी देंगे जिनको जो सेंट डिक्लेयर किए गए हैं एक सर्टिफिकेट के बेसिस पे। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें भी होती हैं, पर ये सब पॉलिटिकल मैटर है, क्योंकि ऑब्वियसली मदर टेरेसा को एक अवार्ड देना वाज अ पॉलिटिकल मूव, राइट। देन नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हम देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला, अभी तक हमने नोबेल प्राइज के बारे में एक जनरल आइडिया लिया, अब हम देखते हैं सबसे पहला अवार्ड जो हम देखने वाले वो है स्वांते पाबो, ठीक है। इन्होंने फिजियोलॉजी के फील्ड में इनको दिया गया है स्वांते पाबो। अब इन्होंने ये क्या है, एक जेनेटिसिस्ट है, यानी कि जीन्स पे ये रिसर्च करते हैं, राइट। और ये जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे
वो कैसे इवॉल्व हो करके उन मतलब वो लोग वहाँ से इवॉल्व होते-होते हम यहाँ तक पहुँचे जो अभी हम हैं। तो ये जो जर्नी है वो कैसे हुई और हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, वो कहाँ से ओरिजिन मतलब उनकी कहाँ पे थी, इन सब पे जो रिसर्च है, वही उनका फ़ील्ड है और उसी रिसर्च का जो फ़ील्ड है उसको पैलियोजेनोमिक्स कहते हैं। पैलियो मतलब कि काफ़ी ओल्ड हो जाता है, जेनोमिक्स तो जीन से रिलेटेड चीज़ है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के ऊपर ये रिसर्च करेंगे, तो ये स्वांते पावो को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो इसी फ़ील्ड की इनके इसी काम के लिए दिया गया है। अब हम समझते हैं पहले कि इन्होंने दिया क्या? इन्होंने क्या ऐसी काम की है? तो ये एक है नोबेल मेथोडोलॉजी। इसी मेथड की वजह से की हेल्प से ये इसी मेथड की हेल्प से ये उस जो अपना रिसर्च है वो कंडक्ट करते हैं। तो उसके अंदर ये क्या बताते हैं कि एक्चुअली जो काफ़ी टाइम पहले जो हमारे पास जो भी रिमेन्स है, ठीक है ना? एक्सकवेशन होते हैं बहुत सारी जगह पे, वहाँ पे ह्यूमन बॉडी की रिमेन्स मिलती हैं हमें। तो उस ह्यूमन बॉडी से जो भी डीएनए हम निकाल पाते हैं उसको फिर उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं और वो जीन के पूरे जो 23 पेयर्स हैं हमारे उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि वो सारे 23 पेयर्स बन जाए और फिर हम अगर 23 पेयर्स बन जाते हैं तो हम उस पूरे उस इंसान की पूरी हिस्ट्री हम जान सकते हैं, राइट। और दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये डीएनए जो है जब इंसान को दफना दिया जाता है या फिर वो दफन हो जाते हैं मरने के बाद या फिर किसी भी तरीके से, तो वो उनकी जो बॉडी की वो डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, राइट। उसको बैक्टीरिया वगैरह उनको खाना स्टार्ट करेंगे तो उनको डाइजेस्ट करते हैं। अब उस वजह से और इतना टाइम बीत चुका है उसकी वजह से जो उनका डीएनए है वो कंटामिनेटेड हो जाता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर इतने टाइम रहने की वजह से वो कंटामिनेटेड हो जाता है। तो ये डीएनए से तो काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को अपना फील्ड ऑफ रिसर्च चुना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ये अपना सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया से अब ये रिसर्च करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि वहाँ भी डीएनए होता है, जैसे कि आप जानते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अपना डीएनए होता है स्पेशल। पर ये डीएनए और ये डीएनए, एक डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है, दूसरा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, पर यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, सारे के सारे नहीं होते। तो अब ये क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिसर्च करेंगे और वहां से निकालेंगे जीन्स की जो हिस्ट्री है। नाउ द गुड थिंग इज कि कितने भी टाइम पुराना हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन्स होती हैं वो बिल्कुल भी इंटैक्ट होती हैं और उसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन नाम की चीज नहीं होती। इसी की वजह से क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बहुत सारे हमारे को मिल जाएंगे, तो उस सारे जीन्स की जो जो भी इनको मिलेगा, इस डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको उसकी हेल्प से ये पूरी हिस्ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब पूरा सीक्वेंसिंग करेंगे, सक्सेसफुल सीक्वेंसिंग करेंगे ये, और फिर वो ह्यूमन हिस्ट्री जो निकालेंगे, वो जो स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनकी हिस्ट्री निकालेंगे। ये है नोबेल मेथोडोलॉजी। इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स को, डीएनए को यूज करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एग्जाम्स में ऐसी चीज आती है कि नोबेल मेथोडोलॉजी में क्या है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का यूज करेंगे उसमें जीन सीक्वेंसिंग के लिए। अब हम देखते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है कि इसमें क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ये दो चीज है जिसकी वजह से इनको इसमें 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, यानी कि कैरोलिन आर बर्तोजी, मोर्टन मेल्डल एंड के बैरी शार्पलेस। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया है, राइट। रीजन क्या है, किस वजह से दिया गया, उनके किस काम के लिए? तो वो क्लिक केमिस्ट्री है और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री है। अब हम देखते हैं कि आखिर क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री जो है वो आखिर है क्या चीज, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये क्लिक केमिस्ट्री नाम की चीज जो है 2000 में, ऐसा कोई जो ये वर्ड जो आया था एग्जिस्टेंस में 2000 में आया था, ठीक है ना। और ये एक ऐसी सिंपल फॉर्म ऑफ रिलायबल केमिस्ट्री है जिसके अंदर रिएक्शंस काफी क्विक होंगे और अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज है क्लिक केमिस्ट्री में कि रिएक्शन जो होंगे वो क्विक होंगे और अनवांटेड जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे, अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो इससे जो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी और उससे जो कॉस्ट कटिंग भी की जा सकती है, यानी कि आने वाले टाइम में जो मेटलर्जी होगी या फिर जो जो केमिकल प्रोडक्शन है हमारा, उसको हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, वो काफ़ी एफिशिएंट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसकी ये है क्लिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये हमने देख लिया केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री के फील्ड में हमारे को जो नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है, वो किस वजह से दिया गया है। फिर हम देखते हैं फिज़िक्स के फील्ड में कि फिज़िक्स में किनको दिया गया है। अगेन यहाँ भी 3 ऐसे लोग हैं, 1, 2 और ये तीसरे लोग हैं, तीसरा इंसान है जॉन एफ क्लॉज़र,
एलियन एस्पेक्ट एंड एंटन जिलिंगर, इन तीनों को दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में दिया गया है नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज आप समझते हैं कि फिजिक्स में जो है वो मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है साइंस की वो देती है फिजिक्स में। देन मैकेनिक्स, अब ये कुछ जैसे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स के अंदर दो फील्ड होती हैं, एक क्लासिकल और एक क्वांटम। क्लासिकल जो है वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखती है, ठीक है, और क्वांटम जो है वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को देखती है, कि यानी कि क्वांटम के अंदर एक्चुअली ये इसका सीन है कि अगर स्पीड काफी ज्यादा हो जाए ऑब्जेक्ट्स की, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो काम में आता है। इट्स अबाउट स्पीड, नॉट अबाउट साइज, राइट। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें, क्योंकि क्वांटम मॉडल ऑफ एटम भी हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो होती है वो न्यूक्लियस के अराउंड काफी हाई होती है। और यहाँ पे जो प्लैनेट्स की स्पीड है, यानी क्लासिकल स्पीड जो मैकेनिक्स है, उसके अंदर जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट्स की, वो लाइट की स्पीड के कंपेरेटिवली काफी कम होती है। तो जहाँ पे लाइट स्पीड काफी कम हो वहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जहाँ पे स्पीड काफी ज्यादा हो वहाँ पे हम जहाँ पे स्पीड काफी ज्यादा हो वहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो, हाउ इज दिस एक्सपेरिमेंट सिग्निफिकेंट, तो इसकी वजह से क्या है कि जो नया एरा है टेक्नोलॉजी में वो एक स्टार्ट हो जाएगा क्वांटम इंफॉर्मेशन में, क्योंकि फिर हम क्वांटम कंप्यूटर्स, इंप्रूवमेंट मेजर्स, बिल्ड क्वांटम नेटवर्क्स, क्रिप्टोग्राफी एंड प्रिसाइज टाइम कीपिंग, ये सारी चीजें हैं जहाँ पे इसका यूज किया जाएगा, जो अभी जो जिस रिसर्च की वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है क्वांटम फील्ड में, राइट। देन हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज जो है वो लिटरेचर में किनको दिया गया है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो में ही, फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने मेंशन किया था कि इंडिया की तरफ से जो फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में, राइट। पर अभी जो इस साल की जो नोबेल प्राइज दी गई है वो है एनी एर्नॉक्स, राइट। एनी एर्नॉक्स हैं जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं, इनको दिया गया है नोबेल प्राइज लिटरेचर में। अब देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये है फॉर करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी विथ which she uncovers the roots, estrangement and collective restraints of the personal memory। तो ऐसी जो अब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि जो नोबेल प्राइज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी आप जाएंगे तो ऐसा लिखा रहता है कि एनी एनॉक्स को किस लिए दिया गया है, तो सेम फ्रेज वहां पे भी यूज किया गया है, राइट। ये ट्रूथ टेलर ऑफ फ्रांस भी इनको कहा जाता है, राइट। और इनके कुछ काम है, जैसे कि ये उनकी बॉडी ऑफ वर्क है, यानी कि ऐसे कुछ बुक्स है जो जिनको उन्होंने ऑथर किया है, वो क्लीन्ड आउट, और ये गर्ल्स स्टोरी, द इयर्स, गेटिंग लॉस्ट, हैपनिंग, शेम, ये सारी बुक्स जो है उन्होंने ऑथर किया है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सारी बुक्स जो है उनकी जो जो स्टार्टिंग की है उन्होंने, और अभी तक में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है, तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फ्रांस टू हर फर्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ फ्रांस to her first sexual experience and the shame around it, to her mother's illness। तो उनके जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, उनकी मदर के इलनेस के ऊपर, हर अबॉर्शन, उन्होंने जो अबॉर्शन कराया उसके ऊपर, और क्लास लिंक्ड शेम, ये इन सारी टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने जो है बुक्स लिखी हैं, और उसी इन्हीं सारी टॉपिक्स पर उनकी बुक्स में जो है वो चर्चा की गई है। देन अबॉर्शन राइट्स के काफ़ी ये मतलब सपोर्ट में है कि अबॉर्शन राइट्स होनी चाहिए, क्योंकि इनको जो जिनको अबॉर्शन करवाना पड़ा था उस समय इनको काफ़ी शेम फेस करना पड़ा था और काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये है हमारे एनी एरोनॉक्स जिनको लिटरेचर में दिया गया है। देन हम देखते हैं पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है 2022 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इंसान है और दो ऐसी चीज दिख रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक इंसान है और दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एक साथ दिया गया है नोबेल पीस प्राइज 2022 का। उसमें से एलिस बियालास्की जो है वो इंसान है, देन मेमोरियल एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज दूसरी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन और एक इंसान, इन तीनों को एक साथ दिया गया है, ठीक है, वन इंडिविजुअल एंड टू ऑर्गेनाइजेशंस। तो एली बियालिस्की, इनको ये बेलारूस के रहने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दिया गया है। और दूसरा यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसको दिया गया है, राइट। तो ये तीन ऐसे मतलब एक तो इंडिविजुअल हो गए और दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पीस प्राइज के लिए दिया गया है। अब यूक्रेनियन आपको समझ में आना चाहिए कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है यहाँ पे। और यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पीस प्राइज दिया जाता है। तो आपको इससे समझ में आना चाहिए कि नोबेल प्राइज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया जो है वो वेस्ट के अगेंस्ट है। और इसमें जो नोबेल प्राइजेज है उसके अंदर जो यूरोप में ऑब्वियसली स्वीडन और नॉर्वे जो है वो यूरोप का पार्ट है।
तो उसके अंदर जो जो वेस्ट की जो इन्फ्लुएंस है नोबेल प्राइज़ में आपको साफ-साफ दिखनी चाहिए, यहाँ से हमें यही समझ में आता है, राइट? तो जैसे मतलब इतने दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स भी जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से ऐसे मतलब अनबायस्ड है ऐसा कहना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, राइट? The Nobel Peace Prize 2022 was awarded to honor three outstanding champions human rights democracy. ये तो हमने जस्ट अभी देख लिया है, ठीक है? देन अदर नोबेल प्राइज रिलेटेड फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी तक 61 नोबेल प्राइजेस हैव बीन अवार्डेड टू 60 वुमेन, यानी अभी तक 60 ऐसी महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है। यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट जो है वो मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा क्योंकि शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, और इन्होंने एक बार जैसे इनके जो स्टैंड जैसे चेंज होते हैं क्योंकि एक लड़की है जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और कैसे इनके स्टैंड जो है वो ऐसे न्यूट्रल नहीं होते। जैसे कि पाकिस्तान में आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि वहाँ के जो माइनॉरिटी है, ठीक है ना? माइनॉरिटी जो वहाँ की है, पाकिस्तान इज़ इस्लामिक स्टेट, ठीक है ना? पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, और किसी भी इस्लामिक स्टेट में जाके जहाँ पे मुसलमान जो है मेजॉरिटी में होते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स की बात करना एक एक ऐसे मज़ाक जैसा लगता है, क्योंकि इस्लाम जो है वो किसी और दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता अगर वो मेजॉरिटी में है तो। क्योंकि जब तक माइनॉरिटी में होते हैं तब तक तो वो फिर अटैक नहीं कर सकते या फिर ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पॉलिटिकली या फिर फिज़िकली या फिर ऑन ग्राउंड, ऑन स्ट्रीट। पर जैसे ही वो मेजॉरिटी में आते हैं तो दूसरे जो माइनॉरिटी के जो रिलीजन्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस्लाम का ही दूसरा कोई, जैसे अगर शिया मेजॉरिटी में है, ठीक है ना? तो सुन्नी को अगर वहाँ पे सुन्नी माइनॉरिटी में है तो इनकी लाइफ खतरे में है, क्योंकि अब इनको ये टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर सुन्नी मेजॉरिटी में है और शिया माइनॉरिटी में है तो फिर वो शिया को टॉलरेट नहीं करेंगे। सो इतना ज़्यादा इसके अंदर जो है इंटॉलरेंस है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है वो उसमें आप देखते हैं कि अक्सर रेप एंड एब्डक्शन एंड फोर्स्ड कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें बहुत चलती रहती हैं और अक्सर न्यूज़ में आती है। पर मलाला यूसुफज़ई इसके बारे में कभी नहीं बोलती, नेवर। मुझे तो कभी भी नहीं दिखा, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ। पर अगर जो हिजाब का जो इशू होता है कर्नाटका में, ठीक है ना? अभी थोड़े दिन पहले ये चल रहा था, कर्नाटका में हिजाब इशू जो चल रहा था, उसके अंदर मलाला यूसुफज़ई ज़रूर बोलती हैं, क्योंकि क्योंकि ये समझ में आता है कि कितना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से वो इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि उसने शादी की है पाकिस्तान के जो उनका हस्बैंड है वो पाकिस्तानी है, राइट? तो और थोड़े दिन पहले उन्होंने एक बार कभी, क्योंकि शी इज़ अ फेमिनिस्ट, है ना? अब इतने बड़े आप फेमिनिस्ट हैं, तो इतने बड़े आप फेमिनिस्ट, इसको आप फेमिनिस्ट सब पढ़ लीजिए। तो इतनी बड़ी फिगर होने के बाद अगर वो फेमिनिस्ट ना हो, क्योंकि फेमिनिस्ट जो है वो जो हायर पॉलिटिकल लेवल है उस पे फेमिनिस्ट लोग जो है उनका काफ़ी कंट्रोल है, राइट? तो ऑब्वियसली जो एक बच्ची जो 17 साल में जिसको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है, ऑब्वियसली वो जब एक इतने बड़े पोज़ीशन पे पहुँचती है तो फेमिनिस्ट के अंदर कंट्रोल में आना उनका दैट इज़ क्वाइट इनेविटेबल। तो वो एक फेमिनिस्ट बन जाती है, तो फिर वो कहती है कि शादी करने की क्या ज़रूरत है? शादी करना इट्स आई मीन शी वाज़ वेरी, वेरी अगेंस्ट मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। बस थोड़े दिनों के बाद फिर उसकी शादी हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ दिस हॉलो थिंग इज़, ये मैं जस्ट हाइलाइट करना चाह रहा था यहाँ पे। ओल्डेस्ट नोबेल लॉरिएट जो है वो जॉन बी गुड एनफ है। तो इनको मिला है 97 की एज में, तो ये एक ओल्डेस्ट है, यंगेस्ट मलाला यूसुफज़ई है। 2 नोबेल्स जो है वो ऐसे 2-2 मतलब एक ही इंसान को 2 नोबेल, मैडम मैरी क्यूरी को मिला है, जॉन बार्डन को दिया गया है, लिनस पॉलिन, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ट्वाइस दिया गया है। 3 टाइम्स मिलने वाला सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, ऐसा कोई मतलब इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशन है। स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी कि रेड क्रॉस को 3 बार दिया गया है, राइट? 17 में, 44 में और 1963 में, ऐसा 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल प्राइज दिया गया है। फाइन। तो इनको पीस के लिए दिया गया होगा, पीस प्राइज ही दिया गया है इनको 3 बार, ऑब्वियसली, क्योंकि रेड क्रॉस जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, तो ऑब्वियसली उनको पीस प्राइज के लिए दिया गया है, पीस प्राइज दिया गया है। देन हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे रोनाल्ड रॉस जो है, रूडियार्ड किपलिन, वो इंडिया के ऐसे 2 लोग हैं जो फॉरेन ओरिजिन के थे बट इंडिया में उनकी जन्म हुई थी, यानी रोनाल्ड रॉस एंड रूडियार्ड किपलिन। देन हरगोबिंद खुराना एंड ये सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के थे पर वो बाद में बाहर की सिटीजनशिप ले लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तो जस्ट मैंने अभी पहले मेंशन किया है कि उनको लिटरेचर में वो ओनली इंसान है जिनको 1913 में इनको लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है।
रवींद्रनाथ के अगर हम कुछ और वर्क्स की बात करें जो उन्होंने और भी कुछ काम किया है ऐसा मतलब उनके जो और भी बॉडी ऑफ वर्क कहते हैं वो है तो गीतांजलि है, चौखेर बाली है, देन पोस्ट मास्टर है, गोरा है, काबुली वाला तो ये हमारे कोर्स में भी था हिंदी की बुक में। ये एक स्टोरी थी जो काफ़ी मतलब हम लोग बहुत मज़े से पढ़ते थे इसको, अभी भी मुझे याद है। देन फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल ये उसी काबुल ये काबुली वाला है। देन साधना है, देन रियलाइजेशन ऑफ लाइफ एटसेट्रा ऐसे बहुत सारी और नेशनलिज्म पे भी ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं जिसके ऊपर कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर रवींद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हैं किताबें, राइट? तो ये हमने देखा नोबेल प्राइज़ के बारे में। यहाँ तक ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स। अगले लेक्चर में हम इसी वीक के जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो अगले 2 और लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।